मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इंटरमीडिएट बायोलॉजी चैप्टर 3। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो में हम लोग मानव जनन चैप्टर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इसमें अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले मित्रों 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है, जिसका डिटेल आप हमारे प्ले लिस्ट से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हम लोग डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं आगे से देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग यहाँ देखेंगे ये जो स्क्रोटल है, इसके अंदर जो टेस्टिस है इसका अध्ययन करने वाले हैं, और बहुत सारे डक्ट्स का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे आप नर जनन वाहिनियाँ कहते हैं। एसेसरी ग्लैंड का अध्ययन करने वाले हैं, या पेनिस और यूरेथ्रा, वासा डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल और यूरिनरी ब्लैडर, और इसी संबंधित है एपिडाइडमिस और स्पर्मेथिकी का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वो सारे टॉपिक अभी एक बार हम लोग देख सकते हैं। ये चित्र है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पे देखिए एपिडाइडमिस है, जिसका हम लोग को अध्ययन करना है। यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन आपका संचय होता है। सेमाइनल वेसाइकल, जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। या वासा डिफरेंस, जो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना देर किए आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मानव जनन के अंतर्गत हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इसमें अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम लोग स्क्रोटल सैक, जिसे आप ब्रिसड कोष कहते हैं, टेस्टिस, ब्रिसड, डक्ट्स या नर जनन वाहिनियाँ जिसे कहते हैं, एसेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियों का, पेनिस, एपिडाइडमिस, स्पर्मेथिकी, शुक्राशय जो बोलते हैं, जिसमें शुक्राणु उपस्थित होते हैं, और सहायक ग्रंथियाँ एसेसरी ग्लैंड्स, और प्रोस्टेट, सहायक ग्रंथियों में प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड, और आगे चल के हम लोग सीमेनवीर का अध्ययन करेंगे इसमें। तो आइए टॉपिक वाइज इसे देखते हैं। इसको देखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें इसमें हमें समझनी होगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे है मानव जनन एवं लैंगिक द्विरूपता। तो मनुष्य में जनन किस प्रकार का होता है और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मनुष्य में केवल लैंगिक जनन होता है, माने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, असेक्सुअल या वेजिटेटिव नहीं होता है। और इसमें नर और तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। पुरुषों में नर जननांग और स्त्रियों में मादा जननांग जनरली इसमें उपस्थित होता है। और मनुष्य जो होता है यूनिसेक्सुअल कहलाता है। और इसमें एक आपको यहाँ फोकस करना है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही केवल संभव है, और जो अंडे का भ्रूणीय विकास होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो केवल यूट्रस में ही संभव है। ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। और मनुष्य को जरायुज प्राणी इसीलिए कहा जाता है। तो जरायुज या अंडयुज 2 शब्द आपके लिए नए हैं यहाँ पे। थोड़ा सा जरायुज का मतलब ऐसे प्राणी जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो उन्हें जरायुज या विविपेरस एनिमल आप कहते हैं। दूसरे ऐसे प्राणी जो अंडे के रूप में अपने बच्चों को, शिशुओं को जन्म देते हैं, वो ओविविपेरस या अंडयुज प्राणी कहलाते हैं। दूसरा इसमें एक शब्द आया था मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्त्रियों में मेमोरी ग्लैंड विकसित होती हैं। विद कैरेक्टर के बेसिस पे आप यहाँ समझेंगे कि मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता क्या है। पुरुषों में अल्प विकसित होती है मेमोरी ग्लैंड। पुरुषों में दाढ़ी मूंछ आती है, जबकि स्त्रियों में पॉसिबल नहीं है। और स्त्रियों की आवाज़ पतली व मधुर तथा पुरुषों की आवाज़ भारी मोटी होती है। और स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जिससे एक दूसरे जिसमें दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आगे देखते हैं जनन इकाइयाँ या जनन अंग। तो जनन इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ जनरली 2 प्रकार की जनन इकाइयाँ होंगी। तो आगे देखते हैं लैंगिक जनन में भाग लेने वाली विशेष कोशिकाओं को हम लोग गैमीट कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु या स्पर्म कहलाता है, पुरुष में इनका निर्माण होता है। और मादा युग्मक को हम लोग अंडाणु कहते हैं, या मादा अंडाशय में बनता है। तो शुक्राणु व अंडाणु दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, और इनका फॉर्मेशन जो है मुख्य रूप से मियासिस या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यहाँ पर हम लोग जनन इकाइयों तथा जनन अंग के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राथमिक लैंगिक जनन के अंतर्गत प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनन कहते हैं। तो इसमें लैंगिक कोशिका या युग्मकों का निर्माण होता है तथा ये हार्मोन का स्त्राव करते हैं, और अगर पिट्यूटरी से स्त्रावित गोनेडोट्रोपिक जंतुओं की वृद्धि एवं उनके प्रकारों का, माने उनके कार्यों का नियमन करते हैं। नर या
पुरुष के जंतु को वृषण कहते हैं और इनमें स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। मादा या स्त्री के जनत अंडाशय जो ओवरी कहलाते हैं और इनमें अंडे या अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक शब्द आया है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक प्रकार की ग्रंथि है जो हमारे जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य एवं पश्च पिट्यूटरी। तो यहाँ पे अग्र पिट्यूटरी की बात हम लोग कर रहे हैं। ये हमारे मस्तिष्क में मुख्य रूप से पाई जाती है और इसे मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारी ग्रंथियों का इसके द्वारा नियमन होता है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि अभी एक चैप्टर आगे है, वहाँ पे हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग, इसे सेकेंडरी या असिसरी सेक्स ऑर्गन हम लोग कहते हैं। इन अंगों की जनन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यद्यपि ये ना तो युग्मक का निर्माण करते हैं और ना ही हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, फिर भी ये मेजर रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्शन में। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शुक्रवाहक तथा पेनिस आदि अंग नर में तथा फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय माने यूट्रस और वेजाइना तथा स्तन ग्रंथियां जो कि फीमेल में पाई जाती हैं वो सेकेंडरी या असिसरी सेक्स ऑर्गन कहलाती हैं और ये मेजर रोल प्ले करती हैं जनन में, रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं नर जनन तंत्र, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात किया था। अभी तो हम लोग बेसिक थोड़ा सा देख रहे थे। अब यहाँ पुरुष के नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। नंबर 1 स्क्रोटल सैक। इन लोग इसके बारे में हम लोग एक एक लाइन भी यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। स्क्रोटल सैक जिसे वृषण कोष कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से वृषण बंद होते हैं। सेकंड है वृषण टेस्टिस, जिसमें शुक्राणु एवं नर लिंग हार्मोन बनते हैं। थर्ड है नर जनन वाहिनी, जिसे डक्ट आप कहते हैं, इसमें वृषणों से शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य होता है। नंबर 4 है सहायक ग्रंथियाँ, एसेसरी ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्रंथ तथा बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियाँ इसमें होती हैं जो सीमेन के निर्माण में भाग लेने वाली ग्रंथियाँ हैं। नेक्स्ट है पेनिस, या इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं, स्त्री के जन्म पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नंबर 6 है एपिडाइडमिस, जहाँ शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। माने आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शुक्राणुओं का मेचुरेशन कहाँ पे होता है, तो आप बोलेंगे अधिवृषण में। नंबर 7 है शुक्राशय या स्पर्मैथिकी, जहाँ पे शुक्राणु माने स्पर्म स्थित होते हैं। तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं स्लाइड में, यहाँ स्लाइड के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है स्क्रोटल या स्क्रोटल सैक, जिसके भी हम लोग बात कर रहे थे। वृषण कोष त्वचा का बना थैलेनुमा कोष है जो धड़ के सामने तथा पेनिस के आधार पर दोनों पैर के बीच में आपके स्थित होता है। इसमें दोनों वृषण बंद होते हैं। वृषण कोष भित्ति के माने वृषण कोष जो इसमें उसकी भित्ति में निम्नलिखित स्तर होते हैं, जनरली 3 स्तर यहाँ पे होते हैं। सबसे बाहर की ओर ढीली व पतली रोमयुक्त त्वचा होती है। सेकंड नंबर पे वृषण कोष के दूरस्थ भाग में त्वचा के भीतर ढीले संयोजी ऊतक का स्तर होता है। नंबर 3 सबसे भीतर अरेखित पेशी तंतुओं का बना मोटा सबक्यूटेनियस स्तर होता है, जिसे डार्टॉस पेशी कहते हैं। आपसे पूछा भी जाता है डार्टॉस पेशी कहाँ उपस्थित होती है। अब वृषण कोष जो इसका मेजर रोल क्या है यहाँ पे, या थोड़ा सा कार्य देख ले। ये थर्मोरेगुलेटर कहलाता है, माने हमारे शरीर का ताप जो है नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि हमारे इसका जो ताप होता है हमारे शरीर के अपेक्षा 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होता है। इस प्रकार यह वृषण का शुक्राणुजनक ऊतक तथा शुक्राणु शरीर के उच्च ताप से बचे रहते हैं। शुक्राणु माने सेव करने का कार्य करता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं वृषण कोष से यही 2-3 बिंदु यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। इसका कार्य क्या है और ये शरीर से बाहर हमारे स्थित क्यों होता है। शरीर से बाहर इसलिए स्थित होता है क्योंकि ये आपके स्पर्म को सेव करता है। आगे देखते हैं ये जो टेस्टिस है इसका स्थिति या माप, लोकेशन, साइज के बारे में। ये मनुष्य में 4 to 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर थिक तथा 20 से 25 ग्राम भार वाले गुलाब रंग के माने पिंकिश कलर के होते हैं। 2 टेस्टिस होते हैं। शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा के भीतर वृक्कों के पास स्थित होते हैं, किंतु वयस्क में ये उदर गुहा के बाहर पेनिस के आधार पर स्क्रोटल सैक में बंद हो जाते हैं। लेडिक कोशिकाएं नर हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव करती है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है नर हार्मोन किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है टेस्टोस्टेरोन को, और कौन इसका सिक्रीशन करती है, किस प्रकार की कोशिकाएं, तो लेडिक सेल्स। नर हार्मोन पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियां तथा द्वितीय लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं।
तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से नर हार्मोन है, ये पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियाँ तथा माने सहायक जो जनन ग्रंथियाँ आगे हम लोग देखेंगे, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये विकसित करता है, जिसमें आवाज़ का मोटा होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये मेल के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। फीमेल में इसके अगेंस्ट होता है आवाज़ का पतली हो जाना या दाढ़ी मूंछ का ना आना और थिक्स का विकसित होना, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। नेक्स्ट देखते हैं सेमनीफेरस नलिकाएं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे अलग से आपसे शार्ट नोट्स पूछा जाता है या इसका कार्य पूछा जाता है। तो प्रत्येक सेमनीफेरस नलिका पतली व कुंडलित होती है, इसके चारों ओर संयोजी तक बना पतला झिल्लीनुमा आवरण होता है, जिसे हम लोग ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। जनन इप्थिलिया एक कोशिकीय स्तर का होता है और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें? जनरली 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं शुक्रजन कोशिकाएं, दूसरे को स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, शुक्रजनन कोशिकाएं जिसे आप स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इन कोशिकाओं के विभाजन एवं परिपक्वों से शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है और शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसे हम लोग चित्र के माध्यम से भी डिटेल में समझ सकेंगे आगे एक डिटेल वीडियो में, जहाँ पे हम लोग गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और दूसरी जो कोशिकाएं थी सपोर्टिंग सेल या अवलंबन कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं हम लोग, इन कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाएं या नर्स सेल भी हम लोग कहते हैं। हिंदी में उपचारक कोशिकाएं आप कह सकते हैं। ये बड़ी व स्तंभी कोशिकाएं हैं, ये संख्या में बहुत कम होती हैं। इनके नाम से पता चल रहा है कि ये नर्सिंग का कार्य करती है और ये स्वतंत्रता इनकी कटी फटी होती है। पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं या स्पर्मेटिड्स इन कटावों में धंसकर सर्टोली कोशिकाओं की सतह से चिपके होते हैं और इस अवस्था में गोलाकार स्पर्मेटिड कोशिकाओं का शुक्राणुओं में रूपांतरण होता है और पूर्ण विकसित शुक्राणु भी अपने शीर्ष भाग द्वारा इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं में धंसे रहते हैं, माने उसी में अटैच रहते हैं। तो इस तरह से अवलंबन कोशिकाएं जो हैं, सपोर्टिंग सेल जो है मेजर रोल प्ले करती हैं मुख्य रूप से शुक्राणुओं के लिए। अब आगे चलते सर्टोली सेल्स के क्या कार्य है पूछा जाता है आपसे अलग से, जिसे आप अभी नर सेल भी कह रहे थे। सर्टोली कोशिका स्पर्मेटिड्स विकसित हो रहे शुक्राणुओं और पूर्व विकसित शुक्राणुओं को अवलंबन माने सहारा व सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये विकसित हो रहे शुक्राणु पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य की अतिरिक्त मात्रा का विघटन करती हैं। इनविन जो कि एक एंजाइम है और प्रोटीन से इसका निर्माण होता है, इसका ये स्त्राव करती हैं। ये हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन क्रिया का नियमन करते हैं। तो यहाँ आपसे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनहिबिन जो एंजाइम है वो एक हार्मोन है, किस नेचर का है? प्रोटीन नेचर का है और ये क्या करता है? तो आप बता सकते हैं शुक्राणुओं के उत्पादन में मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एपिडार्मिस या अधिवृषण, या जिसे आप हिंदी में अधिवृषण कहते हैं, इंग्लिश में एपिडार्मिस कहते हैं। यह एक पतली व 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है। यह अधकुंडलित होकर 4 सेंटीमीटर लंबी, चपटा व कामा के आकार का होता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि एपिडार्मिस जो किस आकार का होता है? कॉमा शेप होता है, जो वृषण के अगले पिछले व बाहरी किनारे के साथ अटैच होता है, चिपका होता है। एपिडार्मिस में नलिका के कुंडल संयोजी ऊतक द्वारा चिपके रहते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 अगला चौड़ा कैपट एपिडार्मिस या एपिडार्मिस या शीर्ष भाग या ग्लोबल मेजर कहलाता है। बीच का दूसरा जो बीच का सकरा भाग है और तीसरा जो पिछला भाग काड़ा एपिडार्मिस या ग्लोबस माइनर कहलाता है। तो इसी तरह से एपिडार्मिस जो है इसके मुख्य रूप से 3 भाग थे। एपिडार्मिस के कार्य क्या है, यहाँ थोड़ा सा मेजर कार्य देख लेते हैं। ये वृषणों से शुक्रवाहिनियों में शुक्राणुओं के पहुँचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। स्वलंबन से पूर्व शुक्राणुओं को संचय करके पोषण प्रदान करता है और अधिवृषण में शुक्राणु का 1 माह तक संचित रखता है। और आप देख सकते हैं शुक्राणु विकसित हो जाते हैं तो उनका तरल का अवशोषण भी यहीं पर होता है। एपिडार्मिस नलिका में क्रमाकुंचन की गति होती है। निषेचन के लिए शुक्राणुओं का परिपक्वन भी इसी अंग में होता है और शुक्राणु इसकी नलिका में तथा वास डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इस नलिका की सहायता से वासा डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं, जहाँ से ये यूरेथ्रा में पहुँच जाते हैं। तो ये एपिडार्मिस का मेजर रोल था यहाँ पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक, वास डिफरेंस या डक्टिस डिफरेंस इसे हम लोग कहते हैं। एपिडार्मिस के पुच्छ भाग से 45 सेंटीमीटर लंबी एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं।
वक्षण या अंगविलीन गुहा में से होकर या उदर गुहा में निकल आती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होती हुई सेमिनल वेसिकल से मिलकर इजैकुलेटरी या स्खलन वाहिनी बनाती है और शुक्रवाहिनी की पेशीय भित्ति की तरंग गति से शुक्राणु शुक्रवाहिनी में आगे बढ़ते हैं। तो जो स्पर्म है वो शुक्रवाहिनी जो नलिका उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, तो उसके लिए कि यहाँ पे गति होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पैरास्टेलिटिक मूवमेंट। तो पैरास्टेलिटिक मूवमेंट के द्वारा ही जो आपके स्पर्म हैं वो शुक्रवाहिनी नलिका में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, स्खलन वाहिनी क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पर्म का इजैकुलेशन में हेल्प करती है। 2 सेंटीमीटर लंबी पतली दीवार की बनी होती है और प्रोस्टेट ग्रंथि में से निकलने के बाद यूरेथ्रा में ही पहुँच जाती है। नेक्स्ट चलते हैं यूरिनरी ब्लैडर ये कह सकते हैं या यूरेथ्रा से आप कह सकते हैं। यह मूत्राशय माने यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनाती है। इसमें से होकर यूरिन, स्पर्म तथा शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि तथा काउपर ग्रंथि के स्राव बाहर निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकलती हैं यहाँ से। और यूरेथ्रा लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और पेनिस में से होकर उसके शीर्ष पर यूरोजेनाइटल एपर्चर या एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑरिफाइस पर एक बार खुलती है और इस पर 2 इंस्पेक्टर होते हैं। फर्स्ट बोलते हैं इंटरनल इंस्पेक्टर, इसके आधार पर जो होता है, और सेकंड है एक्सटर्नल इंस्पेक्टर जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के चारों ओर स्थित होता है। तो ये जनरली इसके 2 भाग थे जिनका लोकेशन आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं पेनिस के बारे में। आप 2 लाइन देख सकते हैं कि ये पुरुषों में पाया जाने वाला इरेक्टाइल और काबुलेटरी आर्गन है या त्वचा से ढका होता है। इसके जनरली 3 भाग होते हैं, रूट ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस एंड ग्लास पेनिस। तो तीनों ये इसका मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से ये इसके 3 भाग हैं। और मित्रों ये वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग फीमेल ऑडियंस से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।